हेलो दोस्तों, मेरे प्यार चैंपियन, कैसे हो आप सभी। आज हम एक और लेक्चर आपके पास हिंदी का लेके आए हैं और उस चैप्टर का नाम क्या है? कारक। कारक मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। यहां से क्वेश्चन हर साल आता है और हर एग्जाम में आता है, तो इसको आप बहुत अच्छे से सुनना और समझने की कोशिश करना, क्योंकि कारक चैप्टर में गलतियां बहुत सारे स्टूडेंट गलतियां कर देते हैं। छोटी छोटी गलतियां जो है बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इसे विशेष फोकस करना है कि आपकी जो अभी तक गलतियां हो रही थी, ताकि वो आगे गलतियां ना दोहराएं दोबारा। ठीक है भाई, तो आज हमारे पास जो टॉपिक है, हमारे पास कौन सा है? कारक है, कारक। ठीक, हम कारक को समझेंगे कि कारक होता क्या है और कारक को पढ़े सही से डील करेंगे आगे। देखो कारक, तो भैया कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से जो संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से जो संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। आया समझ में भाई? ठीक है, बहुत बढ़िया। जैसे जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। ठीक, उसके बाद हमारे पास भैया कारक के भेद आते हैं। कारक के भेद बोलो या प्रकार बोलो, कितने होते हैं? 8 होते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ये ज्यादा ध्यान देना। 8 के 8 होते कौन से हैं? किसी को 8 याद नाम भी नहीं होते याद। पहले 8 के 8 भेद के नाम याद करो सही से कि होते क्या है, उसके बाद उसकी कारक चिन्ह याद करो, कारक विभक्ति याद करो इसकी। ठीक है, पेपर में डायरेक्ट पूछ देता कि हाँ ये बताओ ये कौन सी कारक की विभक्ति है, ये कौन सी कारक की विभक्ति है। राइट, एग्जाम्पल में पूछता है किसी किसी कारक चिन्ह क्यों बताएंगे है ना कारक के। तो कारक के भेद कितने होते हैं भैया? 8 होते हैं। बढ़ते हैं आगे, कौन कौन से 8 होते हैं उसको देखते हैं। ये हमारे पास पहला है, ठीक। पहला कारक हमारे पास आता है कर्ता कारक। कौन सा कारक आता है? कर्ता। और यहाँ पे कारक लिखे गए हैं सामने, यहाँ पे इसकी कारक विभक्ति लिखी गई है। कारक चिन्ह जिसका दूसरा नाम आता है क्या आता है? विभक्ति चिन्ह, है ना, ध्यान देना है। कारक चिन्ह जिसको बोल सकते हैं। तो पहला हमारे पास आता है भैया कर्ता कारक। और कर्ता की जो विभक्ति है कौन है? ने। बहुत ज्यादा पेपर में पूछी गई है कि ने विभक्ति किस कारक की है, ध्यान देना है। दूसरा हमारे पास है कर्म कारक। और कर्म की जो कारक चिन्ह है या फिर विभक्ति है वो कौन है? को। आया समझ में? तीसरा हमारे पास है कर्ण। और कर्ण की जो विभक्ति है वो है से या के द्वारा। ठीक, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक सॉरी कर्ण कारक है। कर्ण कारक की विभक्ति होती है से या के द्वारा। कर्ण कारक की विभक्ति क्या है? से या के द्वारा। आए समझ में? अगर हमारे पास चौथा है संप्रदान कारक। और संप्रदान कारक की विभक्ति है को या के लिए। को या के लिए। उसके बाद हमारे पास है अपादान कारक। अपादान कारक की विभक्ति ओनली क्या होती है? से, केवल से होती है ना भाई, ध्यान देना इस बात में, विशेष फोकस करना है। से, ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछी गई है। से विभक्ति किस कारक चिन्ह की है, एक का किस कारक की है। ठीक, अगला हमारे पास आता है उसमें, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद हमारे पास इसमें कारक जो आ गया है नेक्स्ट, वो आ गया है संबंध कारक। संबंध कारक की जो विभक्ति होती है का, की, के, ना, नी, ने और रा, री, रे। ये किसकी है? सभी विभक्तियां या कारक चिन्ह किसके हैं? सभी ये है संबंध कारक के। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सातवां जो कारक आता है वो आता है अधिकरण कारक। और अधिकरण कारक की विभक्ति होती है में ऑब्लिक पर। में ऑब्लिक पर, ध्यान देना है। पेपर में बहुत ज्यादा पूछी गई है कि में विभक्ति बताओ किस कारक चिन्ह की है या किस कारक की है, या फिर बताओ पर विभक्ति किस कारक की है। तो में ऑब्लिक पर यानी में और पर किसकी है? अधिकरण कारक की। अगला जो हमारे पास 8वां कारक है, लास्ट कारक है, वो है संबोधन कारक। कौन सा कारक है? संबोधन कारक। और संबोधन कारक की एक विशेषता होती है, ध्यान देना। ये जो हमारे पास विराम चिन्ह आता है ना, जिसको हम बोलते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये होगा ही होगा। जितनी बार भी आपके पास संबोधन कारक का एग्जाम्पल पूछे जाए या संबोधन कारक के बारे में कुछ भी पूछा जाए, ये विभक्ति जो हमारे पास विराम चिन्ह है ये होगा ही होगा। ठीक है, इसका नाम क्या है? विस्मयादिबोधक चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे हे, ये हे, हो, अरे, जितने भी ऐसे शब्द आते हैं उनके पीछे क्या होता है? ये देखो चिन्ह यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया, यहाँ भी लगाया, यहाँ भी लगाया। अगर आप ये लगाओगे तो ये तो पूर्ण विराम है। हमें नहीं पूर्ण विराम चाहिए, हमें तो चाहिए विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये देखो, या बोलो विस्मय सूचक चिन्ह, जिसके नीचे एक बिंदी भी लगी होती है, फोकस करना है भाई।
ठीक है, तो ये हमारे पास 8 के 8 कारक हो गए। हमारे पास इतना पढ़ना था अभी कि 8 कारक कौन कौन से होते हैं, 8 के 8 कारक के नाम बताने थे और 8 के 8 कारक की विभक्तियां बतानी थी। अब हम हर एक कारक को डिटेल में एक्सप्लेन करने जाएंगे, समझेंगे कि हमारे पास कर्ता कारक भैया कैसा होता है, क्या इसमें चलता है, कैसे इसमें एग्जाम्पल आते हैं, कर्म में क्या होता है, अपदान में क्या होता है, अधिकरण में क्या होता है, संबोधन में क्या होता है। आए समझ में भाई? ठीक है, अब हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं एक एक को। देखो हमारे पास पहला ही जो कारक का भेद आ गया है, कर्ता कारक था। अब हम इसको अच्छे से समझने वाले हैं, डिटेल में समझने वाले हैं कि हमारे पास जो कर्ता कारक है भैया, तो कर्ता कारक में होता क्या है और कर्ता कारक बोलते किससे हैं? क्रिया करने वाले को कर्ता कारक कहा जाता है। क्रिया, जैसे मैं अभी काम कर रहा हूँ ना, मैं जो क्रिया कर रहा हूँ एक हिसाब से एक्टिविटी हो रही है ना मेरी भी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक हिसाब से क्रिया कर रहा हूँ, और तो मेरी भी एक क्रिया हो रही है, तो एक हिसाब से क्या हो जाएगा, मैं भी कर्ता कारक हो गया, है कि नहीं? एग्जाम्पल देखो, जैसे राम ने आम खाया, राम ने क्या खाया? आम खाया। राम ने आम खाया, तो काम करने वाला कौन है? राम, और राम के साथ जस्ट विभक्ति भी लगी हुई है ने। आया समझ में? अगर आपको कहीं भी ने विभक्ति दिखती है कर्ता के साथ जो काम कर रहा हो, तो सीधा सीधा आंख बंद करके लगाना है कर्ता कारक। वो कौन सा कारक होता है? कर्ता कारक होता है। अच्छे से समझना इस बात को। दूसरा है राम ने रावण को मारा। राम ने काम करा, मार देगा, किसको मारेगा? रावण को। और देखो जस्ट विभक्ति भी लगी है ने, ठीक है, अंडरलाइन भी करके दे देगा तभी कोई दिक्कत नहीं, तब और आसान हो जाएगा। ठीक, अगला है रोहन पुस्तक पढ़ता है। रोहन क्या पढ़ता है भाई? पुस्तक पढ़ता है। काम करने वाला है ना, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, अभी देखो काम कर रहा है रोहन। रोहन पुस्तक पढ़ता है। जब प्रेजेंट हो, जब हमारे पास एग्जांपल दिया जाए, तो आंख बंद करके क्या लगाना है? कर्ता कारक लगाना है। उसके बाद हमारे पास सेकंड कारक होता है कर्म कारक, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, यानी क्रिया का इफेक्ट जिस पर पड़ेगा उसे क्या कहेंगे? कर्म कारक। क्या कहेंगे? कर्म कारक। देखो जैसे अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। किसको पढ़ाया? छात्रों को। देखो इफेक्ट पढ़ाने का आ रहा है, किस पे पढ़ रहा है? छात्रों पे। और जस्ट छात्रों के बाद विभक्ति भी है उसकी, को विभक्ति। कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है? को। अभी भी बताई थी ऊपर, आए समझ में? और हमेशा ध्यान देना, विभक्ति जो है उसी के जस्ट पीछे होती है जिसका वो कारक होता है। जैसे मैं ऊपर में अभी क्या था, राम ने ना आम खाया, तो राम ने आम खाया। राम का कौन काम करने वाला कौन है? राम। तो उसके जस्ट पीछे क्या लग गया? विभक्ति चिन्ह उसका ने। ठीक, यहाँ पे क्या है? अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। अध्यापक ने काम करा, पढ़ाने का कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्रिया का इफेक्ट अध्यापक पे नहीं पड़ा। किससे पड़ा? छात्रों पे पड़ा। यहीं पे डेफिनेशन दी है कि जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ेगा, क्रिया का इफेक्ट पड़ेगा जिस पर, उसी को हम क्या बोलेंगे? कर्म कारक बोलेंगे। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे पढ़ाना एक क्रिया है, और इस क्रिया का इफेक्ट किस पे पड़ा है? छात्रों पे। और देखो छात्रों के तुरंत बाद हमारे पास को कारक चिन्ह भी है, इसीलिए हमारे पास हो जाएगा कर्म कारक। राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, यहाँ अंडरलाइन करा होगा, तो हम आंख बंद करके बोलेंगे कि भैया कर्ता कारक है, क्योंकि काम करने वाला ये। लेकिन यहाँ पे अंडरलाइन करके मिलेगा तुम लोगों को ऐसे करके, ठीक है, कि रावण को। तो यहाँ पे रावण को अगर अंडरलाइन करके दिया है तो क्या हो जाएगा? ये कर्म कारक हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आ गया। पीहू पुस्तक पढ़ती है। पीहू पुस्तक पढ़ती है, या पीहू पुस्तक पढ़ रही है। पढ़ना क्या है? क्रिया, और क्रिया का इफेक्ट किससे पढ़ रहा है? पुस्तक पर। ठीक है, तो इस वजह से ये भी क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। क्रिया का इफेक्ट जिस पर ही पड़ेगा, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ेगा, वही क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा भाई। ठीक है, अब तीसरा हमारे पास आ गया करण कारक। तीसरा हमारे पास कौन सा कारक आ गया? करण कारक। करण कारक भैया किसे कहते हैं? पहली बात तो ये समझो, करण जो है ना, करण, इसका मतलब यानी इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है साधन या माध्यम। क्या होता है? साधन या माध्यम। आया समझ में? ठीक है, करण कारक का मतलब भैया क्या होता है? साधन या माध्यम। देखो जिस साधन या माध्यम से क्रिया संपन्न होती है, जिस साधन या माध्यम से क्रिया संपन्न होती है, उसे क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो, रोहित कलम से पत्र लिख रहा है। रोहित क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है। और पत्र लिखने का जो साधन या माध्यम है उसका क्या है? पेन है, पेंसिल है, या कलम है? क्या है? कलम है। तो कलम उसका माध्यम हुआ, साधन हुआ पत्र लिखने का, इसलिए। ठीक है, यहाँ पे आ गया कलम से।
दूसरा है माँ ने चाकू से सब्जी काटी, माँ ने क्या काटी, सब्जी, और सब्जी काटने का जो साधन हो क्या है, चाकू। और देखो विभक्ति तुरंत आती है, उसके पीछे मैंने बोला भी था, चाकू से, कलम से, आया समझ में। चाकू ये सब्जी काटने का क्या है, माध्यम या बोलो साधन है। अगला है गज्जू कुल्हाड़ी से पेड़ या वृक्ष काटता है, गज्जू कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। गज्जू क्या काटता है, वृक्ष काटता है, पेड़ काटता हो, लेकिन किससे काटता है, उसको काटने का साधन क्या है, माध्यम क्या है उसको काटने का। तो गज्जू को, जो गज्जू पेड़ काट रहा है, वृक्ष काट रहा है, उसको काटने का माध्यम या साधन क्या है, कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी। तो हो जाएगा गज्जू कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो कुल्हाड़ी से यहाँ पे इसमें आ जाएगा कौन सा कारक, कर्ण कारक। अगला है मोहन ने सोहन को तार के द्वारा सूचित किया, मोहन ने सोहन को तार के द्वारा सूचित किया, किसके द्वारा सूचित किया भाई, तार के द्वारा सूचित किया है, किसके द्वारा सूचित किया है, तार के द्वारा किया है। यानी मोहन का सोहन को सूचित करना क्या था, तार। जैसे बगल में भाई मोहन बैठा है और आगे टीचर पढ़ा रहे हैं, तो बात करेगा तो समझ आ जाएगा, टीचर को भी सुन लेगा ना। और उसके हाथ में क्या थी, तार रखी हुई थी, वो भाई मोहन ये है और सोहन ये है। भाई टीचर आगे सामने पढ़ा रहे, बात तो कर नहीं सकते, इतने दूर ये पहुंच भी नहीं सकता। इसके बाद एक लंबी तार थी और उस लंबी तार से इसने इंडिकेट कर दिया मोहन की तरफ, हे सुन रहे भाई, आए समझ में, वेरी गुड, समझिए, बहुत बढ़िया। उसके बाद हमारे पास ये कर्ण कारक था, ये खत्म हो गया है। और हमारे पास नेक्स्ट जो कारक आता है वो आता है संप्रदान कारक। कौन सा कारक आता है, संप्रदान कारक। ठीक, जैसे हमारे पास ऊपर का हमारे पास था कि कर्ण कारक का मतलब होता है माध्यम या साधन, ठीक है। तो यहाँ पे संप्रदान कारक को समझो, संप्रदान का मतलब होता है देना, किसी को देना या किसी के हित में काम करना, किसी को देना या किसी के हित में काम करना क्या होता है, संप्रदान होता है, ठीक है। तो ध्यान देना, जिसके लिए क्रिया की जाए या की जाती है या जिसे कुछ दिया जाता है, हो रहा वहां पे, जिसे कुछ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे मोहन ने सोहन को गाड़ी दी, देने का भाव आया ना यहाँ पे, तो संप्रदान कारक में हमेशा ध्यान देना है, संप्रदान कारक जब भी पूछा जाएगा तो संप्रदान कारक में हमेशा देने का भाव आएगा, देने का भाव आएगा। ठीक, मोहन ने सोहन को गाड़ी दी, क्या दी, गाड़ी दी, देने का भाव आया ना, तो इसलिए भी क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट, राजा ब्राह्मण को दान देता है, राजा ब्राह्मण को क्या देता है भाई, दान देता है। तो दान देना है किसी के हित में काम करना है, किसी को देने का भाव या किसी को दिया जाता है जो भी, वो क्या होता है, संप्रदान कारक में आता है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है कि भिखारी को भिक्षा दो, भिखारी को भिक्षा दो, भिखारी को क्या दो, भिक्षा। तो भिक्षा भी एक देने का भाव आ रहा है ना, तो इसलिए भी क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। गुरु जी को नमस्कार करो, गुरु जी को क्या करो भाई, नमस्कार करो। गुरु जी को नमस्कार करने का मतलब क्या हुआ, आप किसी को क्या दे रहे हो, एक भाव या रिस्पेक्ट दे रहे हो, देने का भाव आ रहा है यहाँ पे भी, आए समझ में, इसलिए इसमें भी क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। मोस्ट इंपोर्टेंट भाई ये देखने आए हैं, अपदान कारक पेपर में 1000 बार पूछा गया है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है भाई, फोकस करने इसमें। अपदान कारक, अपादान पहले बात तो ये बता दो, अपादान का जैसे अभी तक हमने करण का पढ़ा कि करण का मतलब भैया साधन या माध्यम होता है, और संप्रदान का मतलब भैया किसी के हित में काम करना है, देने का भाव आता है। तो ऐसे ही अपादान में होता है, हमेशा ध्यान देना, अलगाव का भाव आता है, अलगाव मतलब होता है अलग होना, अलग होने का भाव आएगा, अलग होने की फीलिंग आएगी हमेशा किसमें, अपादान कारक में, ध्यान देना है, ठीक है। और जहां पे कुछ की पॉइंट होंगे अपादान कारक के, वो भी हम अलग से बताने वाले इसमें, अच्छे से सुनना इस कारक को। तो अपादान कारक जहां पर अलगाव या तुलना या भिन्नता का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, अपादान कारक। उसे क्या कहते हैं भाई, अपादान कारक कहते हैं। आए समझ में, बहुत बढ़िया। जैसे हमारे पास पहला ही एग्जांपल है, रोहित चक्राता से विकास नगर गया, रोहित चक्राता से विकास नगर गया, रोहित चक्राता से अलग हो गया है, चक्राता से अलग हो गया मतलब अलगाव का भाव आ गया है। और जिस भी वाक्य में या फिर जिस भी सेंटेंस में अलगाव का फील आएगा, अलगाव का भाव आएगा, उसमें क्या होता है, अपदान कारक होता है। यहाँ पे क्या बोलता है कि रोहित चक्राता से विकास नगर गया, चक्राता छोड़ दिया ना भाई, चक्राता से अलग हो गया, और जब अलग हो गया मतलब अलगाव का फील आ गया, इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा, अपदान कारक। बहुत बढ़िया। अगला एग्जाम्पल है, गीता सीता से सुंदर है, गीता सीता से सुंदर है, किसी से तुलना करना अपादान कारक, किसी से शर्माना अपादान कारक, ठीक है, किसी से डरना अपादान कारक। जैसे हमारे पास है
गीता सीता से सुंदर है, यानी तुलना की जा रही है यहाँ पे गीता और सीता की। ठीक है भाई, तो तुलना करना भी क्या होता है, अपादान कारक होता है। बहुत बढ़िया। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है, राधा को अंधेरे से डर लगता है। किसी से डरना भी क्या था, अपादान कारक। तो राधा को अंधेरे से डर लगता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। गंगा हिमालय से निकलती है, ये बोलो, या हिमालय से गंगा निकलती है, ये बोलो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, गंगा हिमालय से निकलती है या हिमालय से गंगा निकलती है, ये एक ही बात है, क्योंकि गंगा हिमालय से निकलती का मतलब क्या हुआ, गंगा हिमालय से तो अलग हो रही है, गंगा हिमालय से अलग हो रही है, और यहाँ पे बोल रहे हिमालय से गंगा हो रही है, तो यहाँ गंगा निकलती है, यहाँ से भी हिमालय से क्या हो रही है, गंगा अलग हो रही है, तो ध्यान देना है। और अगर पूछा जाए किस पद में या किस शब्द में अपादान कारक है, तो घबराना नहीं है, ध्यान दो, जिसके जस्ट पीछे विभक्ति होती है, ध्यान देना। और अगर समझ आए तो और समझ में, जिससे अलग होगा, गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा कहां से निकलती है, हिमालय से, तो कारक गंगा में नहीं होगा अपादान कारक, कारक किसमें होगा, अपादान होगा हिमालय से। अब मैं बोलूं, अगर है या लिखा हुआ, हाँ लिखा है, ठीक, चलिए देखो, सोहन घोड़े से गिर गया, सोहन घोड़े से गिर गया, अलग किससे हुआ, घोड़े से ना, तो अपादान किसमें है, घोड़े में। पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पत्ते में अपादान नहीं है, पत्ते पद में अपादान नहीं है, कौन से पद में अपादान है, पेड़ में। पेड़ से पत्ता अलग हुआ है, तो जब अलग जिससे अलग होगा उसमें क्या हो जाएगा, अपादान कारक। अगर मैं इसी को देखूं, गीता सीता से सुंदर है, तो इस पद में कौन सा पद ऐसा है जिसमें अपादान कारक है, तो गीता सीता से सुंदर है, जिससे सुंदर है, गीता किससे सुंदर है, सीता से, तो सीता में यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब मैं यहाँ बोलूंगा पहले वाले एग्जाम्पल में कि रोहित चक्राता से विकास नगर गया, कहां से गया, कहां से अलग हुआ, चक्राता से ना, तो अपादान कौन से पद में होगा, चक्राता में होगा भाई। बहुत बढ़िया, ठीक, आया समझ में। एक पेपर में बहुत बार पूछता है ना भाई, ये वाला, कि पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, ठीक, पेड़ से पत्ता गिरता है, क्योंकि पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है ना, वो भी अलग का भाव आ गया, इसमें अपादान कारक है। लेकिन अगर पूछ ले पेड़ से पत्ता गिरता है, कौन से पद में या कौन से शब्द में अपादान कारक है, तो जिससे अलग हुआ है, किससे हुआ है, पेड़ से हुआ है, पेड़ से। देखो, और उसके जस्ट पीछे हमेशा विभक्ति होगी ही होगी। आए समझ में भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट, अब हमारे पास है संबंध कारक। कौन सा कारक है भाई, संबंध कारक है, संबंध कारक। तो समझो ना, संबंध कारक में क्या होने वाला है, संबंध का मतलब सीधा सीधा होता है रिलेशन। यहाँ पे किन्हीं दो के बीच या किन्हीं दो से ज्यादा के बीच क्या बता दिया जाएगा, आपस में रिलेशन बता दिया जाएगा, संबंध बता दिया जाएगा। देखो, जहां पर किन्हीं दो के मध्य संबंध बताया जाता है या बताया जाए, वहां पे क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। जैसे रोहन सोहन का भाई है, इन दोनों का रिलेशन बता रहा ना हो कि रोहन सोहन का भाई है। अगला, यह राम का घर है, राम का और घर का आपस में क्या बता दिया जा रहा है, रिलेशन, संबंध बता रहे हैं राम के और राम के घर का। ठीक है भाई। अगला, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, पुस्तक और मेरी में क्या बता रहा है, संबंध की ये मेरी पुस्तक है, मेरा पुस्तक है, क्या बता रहा है, आपस में संबंध बता दिया जा रहा है। ठीक है। अगला, राम के दो पुत्र थे, राम के दो पुत्र थे, राम का संबंध किससे बता दिया जा रहा है, उसके पुत्रों से बता दिया जा रहा है भाई। ठीक है, तो इनका आपस में संबंध बता रहे हैं, तो जब जहां भी संबंध बताएगा वहां पे संबंध कारक आएगा। और विभक्ति क्या होती है सबको पता है, काकी के, रारी रे, नानी रे, क्या है इसकी विभक्ति है, किसकी, संबंध कारक की। देखो यहाँ भी कारक है, यहाँ भी कारक है, यहाँ मेरी है ना, रिया लगा है, राम के काकी के। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद हमारे पास अगला जो कारक आता है वो आता है अधिकरण कारक। कौन सा कारक आता है भाई, अधिकरण कारक आता है, अधिकरण कारक। तो इसको जरा एक बार समझो कि अधिकरण कारक क्या होता है। अधिकरण कारक, अधिकरण में अगर मैं मोटा मोटा बोलूं तो ये कहां का जवाब देगा, कहां का, किसका देगा, कहां का। ठीक है, ये कहां का जवाब देगा, कहां का। अधिकरण कारक में कहां का जवाब मिलता है। ठीक है, अधिकरण कारक जिससे क्रिया के आधार या स्थिति का बोध होता है।
जिसे क्रिया का आधार या स्थिति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, अधिकरण कारक। वो जगह बताएगा, इसलिए कहाँ का जवाब देगा, ऑलवेज ध्यान देना है। जब भी तुमसे एग्जांपल पूछा जाएगा अधिकरण कारक का तो कहाँ लगा के देखना, अगर कहाँ का जवाब मिल गया तो समझ जाना हो अधिकरण कारक है, नहीं मिला तो नहीं होगा। और अधिकरण कारक की विभक्ति क्या होती है, में या पर। अब समझो, मछली पानी में रहती है, मछली कहाँ रहती है भाई, पानी में रहती है, बहुत बढ़िया। श्याम कमरे में बैठा है, श्याम कहाँ बैठा है, कमरे में बैठा है। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, कहां बैठे हैं पक्षी, पेड़ पर, बहुत बढ़िया। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी कहां उड़ते हैं, आकाश में। देखो हर एग्जांपल में कहां का जवाब दिया गया है, तो ठीक भी थोड़ी याद रखना, अगर याद रख सको तो ठीक है। बाकी विभक्ति तो भाई यहाँ देखो पर है, यहाँ भी में है, यहाँ भी में है और यहाँ भी में है, आए समझ में, ठीक है। हमारे पास कारक का लास्ट भेद हमारे पास जो बच गया है वो है संबोधन कारक। कौन सा कारक है, संबोधन कारक। तो हम इसको पढ़ेंगे एक बार, समझेंगे इस कारक को कि इसमें है क्या। संबोधन कारक में अभी भी बोला था कि संबोधन कारक तब तक टिक नहीं करना आप लोगों ने जब तक इसके एग्जांपल में ये ना दिया हो, ठीक है, विस्मय सूचक चिन्ह ना दिया हो, ठीक है। देखो यहाँ क्या होगा, जहां पर बुलाने, पुकारने या आश्चर्य या चेतावनी का बोध होता है वहां पे क्या होगा, संबोधन कारक। जैसे हे प्रभु, जब ये बोलना हे प्रभु तो हमारे पास ये चिन्ह आता है जिसे हम बोलते हैं विस्मय सूचक चिन्ह या विस्मय बोलक चिन्ह बोल तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हे प्रभु मेरी रक्षा करो, यहाँ पे आ गया। अरे ये क्या आ गया, अरे बच्चों शोर मत करो, अरे आश्चर्य वाली चीजें भी आती है, ध्यान देना ये, ठीक है। जैसे अरे आप आ गए, ये आश्चर्य हो गया है। जैसे मुझे मैं दोस्त आ गया मेरे से मिलने, मान के चलो, अब मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो आज पहुंच पाएगा, बहुत तेज मान के चलो बारिश हो रही है और मैंने बोला कि आ जाना, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि आ पाएगा वो, और वो अचानक मेरे सामने आ गया, तो मैं बोलूंगा अरे भाई पहुंच गया। तो अरे जब भी ऐसे शब्द आते हैं ना, आश्चर्यचकित शब्द आते हैं, तो यहाँ पे इस चिन्ह होता ही होता है। जब ये होगा तो आंख बंद करके क्या लगाना है, संबोधन कारक लगाना है, ठीक है भाई। नेक्स्ट आ गया हे प्रभु, हे प्रभु यह क्या हो गया, तो हे प्रभु यह क्या हो गया, हे प्रभु। जैसे जब ऐसे शब्द आते हैं हे प्रभु, अरे अरे हे प्रभु, इस तरह के शब्द आएंगे जितने भी, ठीक। तो ये आश्चर्यचकित शब्द होते हैं। जब भी ऐसे शब्द आएंगे तो इसमें बीच में सूचक चिन्ह लगता ही लगता है, पीछे जो विराम चिन्ह होता है ये, ठीक है। और जब भी ये लगा होगा तो हमारे पास संबोधन कारक होगा। और अगर ये मान के चलो किसी एग्जांपल में ये नहीं लगा हुआ तब तक संबोधन कारक आपने टिक नहीं करना, क्योंकि इसके बिना कभी भी संबोधन कारक नहीं होगा। बस ये सबसे मेन पॉइंट है। अगर आपको याद नहीं हो सही से तो ये याद कर लो कम से कम कि भैया संबोधन कारक तो होगा ही नहीं कब तक, जब तक ये हमारे पास चिन्ह नहीं लगा हुआ ये वाला। अगर ये लगा है तो दूसरा देखना ही नहीं है, फिर यही आंसर है। समझ आ गया ना सबको, बहुत बढ़िया। तो हम आशा करेंगे जो हम आपको बता रहे हैं ऑनलाइन क्लास में भी आप बता रहे हैं यूट्यूब पे, ऑफलाइन आपको क्लास में बुक बताइए कि कैसे पढ़ाया जाता है, क्योंकि मेरे को भी यूट्यूब का इतना एक्सपीरियंस नहीं है जो सच बताऊं कि हाँ मैं इतना अच्छे से बता सकूं जितना क्लास में बताता हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे जितना खुद से हो सके बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे आप लोगों को। इसलिए आपसे उम्मीद करते हैं ये जो हम यूट्यूब आपके लिए ला रहे हैं, क्लासेस दे रहे हैं, आप इसका बिल्कुल सदुपयोग करोगे। ऐसा नहीं कि बस दुरुपयोग करो, नाम के लिए बना दिए, देखना नहीं सीरियस हो गए। बच्चों आपके भविष्य की बात है, टाइम आने में और टाइम जाने में समय नहीं लगता है। इसलिए फिलहाल जब तक आप लोगों के एग्जाम है अभी इधर उधर भागना खेलना थोड़ा बंद कर दो और विशेष ध्यान अभी पढ़ाई पे दो, ठीक है। अपने मम्मी पापा का नाम सबसे ज्यादा ऊंचा करने की कोशिश करो। हर बच्चा ये सोचो कि मेरे मम्मी पापा का नाम कैसे ऊंचा हो सकता है, क्योंकि आपके मम्मी पापा आपके लिए कैसे कैसे मेहनत कर रहे हैं आप सब जानते हैं, ठीक है। तो ध्यान दो, ऐसा मत देखो कि ये ऐसा है ऐसा है, कंडीशन को फॉलो मत करो। कंडीशन किसी की कितनी अच्छी हो किसी की कितनी बुरी हो वो मैटर नहीं करती है, आप बस पढ़ाई करते जाओ। बाहर निकलना है, कुछ अच्छा करना है तो एक ही हमारे पास रास्ता होता है, वो है पढ़ाई। जितनी आप अच्छी पढ़ाई करोगे उतने आप अच्छे रास्ते में आगे बढ़ोगे और वहां पहुंचोगे जहां आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हो, कल्पना भी नहीं कर सकते हो। आए समझ में? तो विशेष फोकस है, मुझे पूरी उम्मीद है अपने चैंपियंस 2026 वालों पे कि आप लोग बेस्ट रिजल्ट दोगे मुझे इस बार, और अपने मम्मी पापा का नाम सभी ऊंचा करोगे, बहुत ही ऊंचा करोगे और हमेशा आगे करते रहोगे फिर, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, आज की लास्ट क्लास थी है।